Hello my dear students. Today we have to discuss regarding hydrogen spectrum, but as I told you in previous lecture, so many problems are there based on wave nature and electromagnetic radiation. So we will solve 2 3 problems in each lecture, because in one lecture it is very difficult for you. ओके सो लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो हर एक लेक्चर में हम 3 4 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा कि आपको रिवाइज भी हो जाएगा ये कंटेंट 4 5 दिन तक। ठीक है, 4 5 लेक्चर तक चलेगा। तो वही फॉर्मूला सब है, वो फॉर्मूला आपके पास लिस्ट किए हुए हैं। देखिए आपके पास एक बल्ब है, वो बल्ब है 25 वोट का, सॉरी 25 वोट का मतलब क्या होता है वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। 25 वोट का मतलब होता है 25 जूल पर सेकंड। ठीक है, मतलब कि 25 जूल की एनर्जी वो दे रहा है ये। तो आपको फाइंड करना है एनर्जी। आपको वेवलेंथ दी है माइक्रोमीटर में, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो लेमड़ा आपका हो जाएगा कितना, पहले सब लिस्ट कर लीजिएगा। लेमड़ा होगा 0.57 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, ये आपका लेमड़ा हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके आप एनर्जी निकाल लीजिए, E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमड़ा। ठीक है, तो आपको मिलेगी एक फोटोन की एनर्जी। इज इट क्लियर? अभी ये 25 जूल पर सेकंड तो पूरी एनर्जी बल्ब की है, वो तो बाद में हम देखेंगे। तो पहले आपको स्टार्ट जब भी करना हो तो एक फोटोन की एनर्जी तो पहले निकाल ही लो। तो ये पूरी एक फोटोन की एनर्जी हमें आ रही है इतना। ये सोल्व नहीं किया हुआ है, सीधा वैल्यू रखनी है आगे, इसलिए तो इसको सोल्व मत करिएगा। तो आपको पूछा क्या है कि कैलकुलेट द रेट ऑफ इमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकंड में कितना होगा। ठीक है, तो आपके पास एक एक क्वांटा की एनर्जी है। क्वांटा बोले तो फोटोन, फोटोन के पास स्पेसिफिक एनर्जी होती है जिसको क्वांटम फिजिक्स में क्वांटा बोला जाता है। ठीक है, क्वांटा से आप घबराइएगा मत। ये मानो कि यहाँ यहाँ लिखा है क्वांटा, तो इसका मतलब क्या है कि फोटोन, कितने फोटोन इमिटेड होंगे एक सेकंड में इस बल्ब से। तो सीधा आपको बल्ब की एनर्जी पता है और एक फोटोन की एनर्जी पता है, उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, जो अभी अभी आपने एक फोटोन की एनर्जी निकाली ना, ये जूल पर फोटोन, जूल पर फोटोन ये जो एनर्जी है उससे डिवाइड कर दो। डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, आपको नंबर ऑफ फोटोन मिल जाएंगे। अब देखिए ये 25 पर सेकंड, इससे ये डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा, और आपको फाइनल आंसर जो है वो मिलेगा कितना, 7.169। यस, 169 मतलब 17 लिख सकते हो, ये फाइनल आंसर है। ठीक है, तो मैंने रिदम बता दी है आपको ये प्रॉब्लम की। पहले एक क्वांटा की निकाल लीजिए, मतलब कि एक फोटोन की एनर्जी, और जो आपके पास बल्ब है उसकी टोटल एनर्जी से ये एक फोटोन की एनर्जी डिवाइड कर दो। तो आपको एक सेकंड में कितने फोटोन वो बल्ब निकालेगा, मतलब कि कितने पार्टिकल्स निकालेगा, उसका आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे एक्सरसाइज का 12 नंबर का प्रॉब्लम्स। इसको पढ़िए और सॉल्व करिए, वो भी बहुत इजी है। इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विथ जीरो वेलोसिटी का मतलब ये हुआ कि वो वर्क फंक्शन है। ठीक है, जीरो वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं तो वो वर्क फंक्शन, जीरो वेलोसिटी मतलब कि सरफेस के ऊपर सिर्फ निकालना ही है। और हम वेवलेंथ अप्लाई कर रहे हैं 6800 एंगस्ट्रॉम की। तो आपको फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, जिसका मैथमेटिक्स वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच न्यू ज़ीरो। तो फ्रीक्वेंसी मिलेगी तो सीधा न्यू ज़ीरो मिल जाएगा। अब आपको न्यू ज़ीरो अगर फाइंड करना है, न्यू ज़ीरो इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, सी बाई लेमड़ा। तो सी बाई लेमड़ा ज़ीरो रख दीजिए। लेमड़ा ज़ीरो कहाँ है, ये रहा 6800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो न्यू ज़ीरो पहले फाइंड करिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पहले फाइंड करिए। ठीक है, और यहाँ से भी फाइंड कर सकते हो, ये न्यू ज़ीरो इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन पहले फाइंड करेंगे
तो सीधा भी मिल सकता है। ये दूसरा फॉर्मूला है न्यू ज़ीरो फाइंड करने का सीधा वर्क फंक्शन से। न्यू ज़ीरो इज इक्वल टू वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट, वर्क फंक्शन W0 डिवाइडेड बाय प्लैंक कांस्टेंट, या तो इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज़ करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा रिदम समझा दिया है। तो पहले क्या करेंगे आप, ठीक है, पहले वर्क फंक्शन निकाल लो, एच न्यू ज़ीरो। एच न्यू ज़ीरो मतलब न्यू ज़ीरो का मतलब हुआ c बाई लेमडा ज़ीरो। लेमडा ज़ीरो यहाँ पे दिया है क्योंकि वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की ज़ीरो है, मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है, तो वो लेमडा लेमडा ज़ीरो होगा। इज इट क्लियर? तो ये वर्क फंक्शन यहाँ पे देखिए आपके सामने है, पूरा कैलकुलेट किया हुआ वर्क फंक्शन, एच सी बाई लेमडा करके इतना वर्क फंक्शन आया। अब ये दूसरा फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, वर्क फंक्शन न्यू ज़ीरो इज इक्वल टू वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय एच, तो आपके पास फाइनल इतना आंसर आ जाए। यूनिट को भी मैच करते जाइएगा। ठीक है, जूल जूल कैंसल आउट, नीचे सेकंड है तो सेकंड इनवर्स या तो हर्ट्स आपका आंसर आएगा पूरा। इज इट क्लियर? अब इसके बाद जो प्रॉब्लम है 13 नंबर का प्रॉब्लम जो है बोहर मॉडल के ऊपर है। अब सीधा प्रॉब्लम आपका होगा एक्सरसाइज में 49 नंबर या तो 46 नंबर का। ठीक है, एक बार आप जरा टेक्स्ट बुक में चेक कर लो। 45 नंबर का वो सब फ्रीक्वेंसी को अरेंज कर दिया, 46 नंबर का ही है फाइनल। चलिए, नाइट्रोजन लेसर वाला बहुत ही छोटा प्रॉब्लम है, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। 46 नंबर पे सीधा चले जाइए, उस कंटेंट का ये मिक्स प्रॉब्लम्स दिए गए हैं एक्सरसाइज में, इकट्ठे प्रॉब्लम नहीं है। अब जो कंटेंट हमने पढ़ा उसके रिलेटेड ये तीसरा प्रॉब्लम है, 5 प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे ना इन ईच लेक्चर। वही कंटेंट में क्या पूछा है कि नाइट्रोजन लेसर है हमारे पास एंड इट प्रोड्यूस वेवलेंथ दिस नैनोमीटर। नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये नैनोमीटर की वेवलेंथ है लैम्बडा, और आपको ये निकालना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड, और सॉरी वो भी दे दिया है कि इतने फोटोन्स इमिटेड हो रहे हैं, तो आपको उस लेसर का पावर फाइंड करना है। ठीक है, पावर मतलब कि एनर्जी फाइंड करनी है। नंबर ऑफ फोटोन दे दिए हैं, तो अगर मुझे एक फोटोन की एनर्जी फाइंड करनी होती, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा ना, और दिमाग प्रेजेंस रखिएगा। अगर मुझे एक एक फोटोन की एनर्जी फाइंड करनी है तो मैं फॉर्मूला यूज़ करता एच सी बाई लेमडा। अगर मुझे नंबर ऑफ फोटोन दिए हैं, ठीक है, मैं ऐसा बोलता कि एक आदमी के पास 10 रुपये है तो 10 आदमी के पास कितने होंगे, तो मल्टीप्लाइड बाय 10 कर देना है। तो एनर्जी ऑफ ऑल द फोटोन्स इमिटेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड बाय लेसर लाइट मल्टीप्लाइड बाय एच सी अपॉन लेमडा। ठीक है, लेमडा आपको दिया है, उसको मीटर में कन्वर्ट कर देना, इसमें किया हुआ है। तो इसी फॉर्मूला से आपको ये एनर्जी ऑफ नंबर ऑफ फोटोन्स मिल जाएगी। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ फोटोन 5.6 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ ही है। देखिए ये पूरा सब वैल्यू यहाँ पे रख दी है, ऑल वैल्यूज आर represented here, and this energy, this is the power of all photon combined together. Is it clear? ओके, उसके बाद एक प्रॉब्लम है वो थोड़ा बड़ा है। नियॉन गैस जनरली यूज्ड द साइन बोर्ड। ओ तो नियॉन गैस हम साइन बोर्ड, अब साइन बोर्ड जब सिटी में घूमने जाते हो तो अलग अलग कलर का साइन बोर्ड देखते हो, आपको लगता है कि वाह क्या कलर आ रहा है। ठीक है, उसके रिलेटेड ही कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है। चलिए इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। चलिए इसको सोल्व करते हैं। थोड़ा थोड़ा वो कुछ ढोल की आवाज़ वो आएगी क्योंकि गणपति बापा आ गए हैं हमारी रक्षा करने के लिए, तो थोड़ा उसको निगलेक्ट करिएगा। ठीक है, तो अब 10 दिन तक वो चालू रहेगा। हालांकि सोसाइटी में तो अरेंजमेंट नहीं है, लेकिन लोगों ने अपने कुछ प्राइवेट घर में अरेंज किया है, तो ये अपना थोड़ा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शायद आवाज़ आ सकती है, मुझे तो आ रही है अभी। अब रिकॉर्डिंग में है कि नहीं वो मुझे तो सुनने के बाद पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए ये जो है 47 नंबर का प्रॉब्लम, नियॉन गैस इज जनरली यूज्ड इन साइन बोर्ड इफ इट इमिट्स स्ट्रांगली 616 नैनोमीटर। आप डेटा पकड़ लीजिए, जितने भी डेटा हाथ में आते हैं वो पकड़ लीजिए। ये बहुत ही अच्छी मेथड है प्रॉब्लम सॉल्व करने की। एक नियॉन बोर्ड के ऊपर नियॉन लाइट लगी हुई है,
ठीक है। और उसमें से ये नैनोमीटर का वेवलेंथ निकल रहा है, ठीक है। स्ट्रॉन्गली इट्स इमिट्स दिस नैनोमीटर। तो आपको फाइंड करनी है पहले तो फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी होगी, वो 30 सेकंड में वो लाइट कितना ट्रैवल करेगी, ओके, वो नियॉन लाइट। और आपको एनर्जी ऑफ क्वांटम निकालनी है, ठीक है। एंड नंबर ऑफ क्वांटा प्रेजेंट इफ इट प्रोड्यूस 2 जूल एनर्जी। तो एनर्जी टोटल है आपके पास, एक क्वांटा की एनर्जी, क्वांटा बोलूं तो फोटोन, ठीक है। तो पहला आपको क्या बोला है कि फ्रीक्वेंसी फाइंड करो। तो आपके पास लेमड़ा है, तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करने में देर लगाने की, ये फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लेमड़ा। फाइंड कर लो, पहला आंसर आ जाएगा। लेमड़ा नैनोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना, ठीक है। ये रहा पहला। और आपकी फ्रीक्वेंसी आएगी 4.87 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻14। अब वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो उसकी वेलोसिटी अगर हमें पता होगी तो हम डिस्टेंस बता सकते हैं ना। अगर मैं, मेरी बाइक है, कार है, वो मानो कि 10 किलोमीटर या तो 15 किलोमीटर स्पीड में चला रहा हूँ, तो 2 घंटे में कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगी, वो तो आराम से पता चल जाएगा। तो वेलोसिटी रेडिएशन की तो कांस्टेंट है। यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि सर वेलोसिटी तो दी नहीं है। मैंने बोला है कि सभी रेडिएशन की वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। तो 30 सेकंड में कितना ट्रैवल करेगी, किलोमीटर में भी फाइंड कर सकते हो, मीटर में भी फाइंड कर सकते हो, है कि नहीं। तो ये रहा आपके सामने उसका आंसर। वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो 30 सेकंड, तो ये आएगा इतना मीटर। और इतना मीटर, ये CAROR लिखा है ना, वो उसके ऊपर ध्यान मत दीजिएगा। 9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻9 मीटर, बस ये फाइनल आंसर रखिए। किलोमीटर में हमें फाइंड नहीं करना है इतना डिस्टेंस। ये किलोमीटर वाला जो है, ये हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में मीटर सेंटीमीटर तक सीमित रहते हैं। किलोमीटर वाला आंसर मत फाइंड करिए, आप चेक कर लीजिएगा। कैलकुलेशन में शायद गलती कभी कभी हो सकती है। अब आपको पूछा है कि एक एक क्वांटा की एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी, तो भी सोचने वाली बात नहीं है। आपके पास फॉर्मूला है E=hc बाई लेमड़ा। एच रख दीजिए, सी आपको पता है, लेमड़ा आपको दिया है 616 नैनोमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। ये रहा आंसर आपके सामने। ये तीसरी कैलकुलेशन बहुत ही इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। देखिए ये सीधा आंसर, फॉर्मूले आने चाहिए जिसको फॉर्मूला। अब मेरे पास एक क्वांटा की एनर्जी है और टोटल एनर्जी है, टोटल को एक क्वांटम की एनर्जी से डिवाइड कर दो, तो मेरे पास नंबर ऑफ क्वांटम आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं एक आपको एग्जांपल दूं, ये सीधा साधा मैथमेटिक्स का, कि मेरे पास 100 चॉकलेट है, 100 चॉकलेट्स आर देयर, एंड आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 10 चॉकलेट पर स्टूडेंट, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। तो मेरे पास टोटल चॉकलेट्स है, एक स्टूडेंट्स को कितनी देनी है वो है, तो सीधा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएंगे। अब मेरे पास टोटल एनर्जी है, एक क्वांटा, एक एक फोटोन की एनर्जी कितनी है वो मुझे पता है, तो अब कितने फोटोन्स होंगे वो मैं आराम से निकाल सकता हूँ। ये रही टोटल एनर्जी को एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर दो, तो आपको नंबर ऑफ वो मिल जाएंगे, ठीक है, 2 जूल। ये एनर्जी भी जूल में है, तो क्वांटम एनर्जी जो है जूल में है, एक एक क्वांटम की। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, क्वांटम बोलूँ तो फोटोन, एक फोटोन को क्वांटम भी बोला जाता है, और ज़्यादा फोटोन्स है तो क्वांटा भी बोला जाता है। क्वांटा इज द वर्ड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ओके। तो चलिए ये प्रॉब्लम भी इतना ही, ये बहुत इजी है, ठीक है। कॉन्फिडेंटली सॉल्व करो, घबराने का नहीं। अब देखिए एक लास्ट प्रॉब्लम ले लेता हूँ, बाद में ये हमारी टेक्स्ट बुक का, ये आगे का जो था 47 नंबर का है हमारी एक्सरसाइज का, ये 48 नंबर का बहुत ही छोटा प्रॉब्लम है, तो जल्दी जल्दी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन करते हैं जिसमें से कॉस्मिक रेज आते हैं, ठीक है। Signal observed from the distant stars are generally weak
एंड इफ द फोटोन डिटेक्टर रिसीव्स टोटल दिस मच जूल एनर्जी, अगर इतनी जूल एनर्जी वो रिसीव करता है डिटेक्टर, हमारा नीचे जो एक डिटेक्टर रखा है वो स्टार में से जो एनर्जी आ रही है वो डिटेक्ट कर रहा है, और वो बोल रहा है कि 600, डिटेक्टर बता रहा है कि रेडिएशंस जो है वो 600 नैनोमीटर के हैं, तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स रिसीव्ड बाय द डिटेक्टर। तो पहले एक फोटोन की एनर्जी निकाल लीजिए, ये रहा, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, सब डेटा नोट कर लो। एक फोटोन की एनर्जी E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, अब तीसरी बार फॉर्मूला में याद नहीं दिलाऊंगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ फोटोन, आपके पास एक फोटोन की एनर्जी है एंड यू हैव अ वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी 3.15 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻18, आगे तो किया टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय वन फोटोन एनर्जी, ये रहा सॉल्यूशन। टोटल एनर्जी, तो नंबर ऑफ फोटोन आपको मिल जाएंगे, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर वन फोटोन एनर्जी, तो कितने फोटोन्स आएंगे, नियर अबाउट 10 फोटोन्स। बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है ये, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। सीधा डिटेक्टर से आप ये फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, तो एक फोटोन की एनर्जी, ठीक है, लेमडा तो हमें एच सी बाई लेमडा में यूज करना है। अब टोटल एनर्जी स्टार से जो आ रही है वो डिटेक्टर बता रहा है, तो कितने फोटोन वो नीचे आ रहे हैं, तो 10 फोटोन नीचे आए, जो डिटेक्टर ने जो हमें डेटा दिया उससे हमने ये कैलकुलेशन निकाल ली, ठीक है। तो अब हम हमारा जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है इसके ऊपर आगे बढ़ेंगे, इतने प्रॉब्लम्स आप सोल्व कर लेना। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको सिर्फ स्पेक्ट्रा के बारे में बताया था, टू टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रास आर देयर, कंटिन्यूस नॉन कंटिन्यूस। एटॉमिक स्पेक्ट्रास आर टू टाइप, वन इज द एब्सॉर्प्शन इमिशन, उसके डायग्राम्स भी दिखाए थे और आपको बताया था कि इतना इतना नोट कर लेना। तो अभी मैं आपको हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा जो हमें पढ़ना है, ठीक है, लिखना क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, पहले क्वेश्चन भी बाद में बताऊंगा। तो क्वेश्चन अगर आपको लिखना है तो आप ये लिख लो कि एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है, राइट डाउन क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और एक बात ध्यान में रखिएगा, ये जो स्पेक्ट्रम हम समझा रहे हैं, आपको क्वेश्चन आएगा कि राइट डाउन फर्स्ट स्टेटमेंट, पहले एक स्टेटमेंट लिख लो, दिस इज इमिशन स्पेक्ट्रा, ये जो है हम इमिशन स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं, दिस इज इमिशन स्पेक्ट्रा। एक ही स्पेक्ट्रा है तो स्पेक्ट्रा नहीं लिखेंगे, स्पेक्ट्रम लिखेंगे, इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन को हम ग्लास ट्यूब में पढ़ेंगे, मैं आपको बहुत सारे स्पेक्ट्रा दिखाने वाला हूँ, ठीक है, सोडियम का दिखाऊंगा, पोटेशियम का दिखाऊंगा, हाइड्रोजन का भी दिखाऊंगा, लेकिन लाइन आती इसमें कैसा आएगा, ऐसे एक हमारे पास प्लेट होगी, प्लेट के ऊपर जो कंटिन्यूस नहीं आएगी, ऐसे लाइन आएगी, पहले 3 4 5 ऐसे, इसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। ये ड्रॉ मत करना, ठीक है, पहले आप देख लो पूरा, बाद में हम डिस्कस करेंगे। देखिए मैं आपको रियल प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वो रियल प्रैक्टिकल है, जो अभी आपके दोनों साइड ये वाइट लाइट है, वाइट लाइट के दोनों साइड आपको आप जो स्पेक्ट्रा देख रहे हैं वो कंटिन्यूस, वो लाइट का स्पेक्ट्रा है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड वाला, ठीक है। अब हम इस ट्यूब को निकाल के वो हाइड्रोजन गैस ट्यूब लेके आएंगे, अलग अलग गैस अगर हम भरेंगे, सोडियम की वेपर भरेंगे, आप कॉरपोरेशन स्ट्रीट लाइट को देखते हैं वो येलो कलर की लाइट, क्योंकि वो सोडियम वेपर लैंप होता है। हम नियॉन लैंप लाते हैं तो एकदम वाइट कलर की लाइट आती है। अगर वो पोटेशियम का लैंप होगा तो उसकी वेपर होगी तो वायलेट कलर की लाइट आएगी, ठीक है। तो ये जो स्पेक्ट्रा आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये कंटिन्यूस, ये इसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये फोटोग्राफिक प्लेट कैसी होती है और कितना अच्छा स्पेक्ट्रा मिल रहा है। अब देखिए हम इस स्पेक्ट्रा को बंद कर रहे हैं और अब हम एक हाइड्रोजन गैस भरने वाली ट्यूब लेंगे, ये देखिए ये हाइड्रोजन गैस, उसमें हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे, लो प्रेशर रहेगा, ये अभी जो आपको आप ट्यूब देख रहे हैं उसमें
ये वाली जो है वो गैस ट्यूब है, ठीक है। अब इसमें गैस भरेंगे और उसमें हाई वोल्टेज अप्लाई। यहाँ पे क्या है, सब रेडीमेड इंस्ट्रूमेंट होता है तो देर नहीं लगती। हाई वोल्टेज, वैक्यूम, सब कुछ क्रिएट हो जाता है, हाइड्रोजन भर जाता है। आपको देखना है स्पेक्ट्रा कितना डिफरेंस उसमें आएगा। देखिए, ये हाइड्रोजन जब एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है तो इसमें से पर्पल लाइट निकलती है। ये जो पर्पल टाइप की, ब्लू कलर टाइप की आप लाइट देख रहे हो, उसका अगर हम स्पेक्ट्रा लेंगे तो ये कंटिन्यूस नहीं मिलेगा, ये हमें मिलेगा लाइन टाइप। देखिए, अब यही हमें पढ़ना है, हमें पोटेशियम, सोडियम, बाकी सब का नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, इसने लाइट इमिट कर दी है, हाइड्रोजन एक्साइटेड स्टेट में लाइट इमिट करता है, ठीक है। ये इमिशन स्पेक्ट्रा है, ब्लैक बैकग्राउंड में कलर लाइन हमें मिलेगी, ठीक है। देखिए, ये स्पेक्ट्रा है आपके सामने। सीधा अगर उसको हम फिल्म पे लेंगे तो हमें लाइन मिलेगी। देखिए, डार्क बैकग्राउंड है, 2-3 लाइन दिखाई दे रही है आप लोगों को। इज इट क्लियर? इसको हम लाइन स्पेक्ट्रा बोलेंगे। अब उसमें हम दूसरा गैस भरेंगे। मैं 2-3 स्पेक्ट्रा आपको दिखाऊंगा इसमें। डार्क रूम चाहिए, इसलिए अभी स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अब देखिए, ये सोडियम की वेपर भरी है, सोडियम की वेपर। इसका स्पेक्ट्रा देखिए, ये लाइन है, कंटिन्यूस नहीं है, बीच में देखिए डार्क बैकग्राउंड। सोडियम येलो लाइट इमिट करता है। उसके बाद हम इसमें पोटेशियम भरेंगे। तो जब भी मैं बोलूँ कि एक ग्लास ट्यूब में हाइड्रोजन भरो, ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करने के लिए देने वाला हूँ तो आपको पूरा समझ में आ जाए, इसलिए अब देखिए, ये है रेड टाइप की लाइट। ये जो लिथियम ऐसे कुछ मेटल का, ये देखिए लाइन दिखाई दे रही है। अब इस लाइन को डिजिटल करके हमें स्टडी करना है कि इसमें ऐसा तो क्या हुआ कि हमें ये लाइनें मिल रही है, ठीक है। चलिए, अब ज़्यादा स्पेक्ट्रा अब ऐसे ही मिलेंगे, सब स्पेक्ट्रा। ये वायोलेट कलर की लाइट मिल रही है हमें। ये पोटेशियम की वेपर है, वो वायोलेट लाइट देगी। देखिए, इसका स्पेक्ट्रा ऐसा मिलेगा। डार्क बैकग्राउंड, जो डार्क बैकग्राउंड है उसमें से जो लाइट की लाइनें मिल रही है, दैट लाइट इज इमिटेड बाय दिस वेपर, आइदर ऑफ हाइड्रोजन और सोडियम और पोटेशियम और बेरियम, लाइक दैट, ओके। सबकी वेपर भरनी होती है। तो चलिए, हम अब क्वेश्चन लिखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। सी सी दैट द एक्सपेरिमेंट यू ऑब्जर्व्ड। तो इसमें ये थी वो हमारी ग्लास ट्यूब थी, जिसमें हम हाई वोल्टेज, लो प्रेशर, मतलब ऑलमोस्ट वैक्यूम रखते हैं। ये स्लिट से जो लाइट इमिट होती है, एक्चुअली ये रेड लाइन है, लेकिन ये पर्पल कलर की लाइट होती है। पर्पल कलर हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम हम पढ़ रहे हैं। ये डायग्राम आप ड्रॉ करते जाइए। और इफ दिस पर्पल कलर लाइट इज पास थ्रू द प्रिज्म, तो हमें फोटोग्राफिक प्लेट यहाँ पे एक स्पेक्ट्रा मिलेगा। उसको अगर हम एनालाइज करें तो इस तरह का लाइन, ये विजिबल जो है दिखाई देगी, अगर इनविजिबल लाइनें कुछ है तो नहीं दिखाई देगी, ठीक है। ओनली द स्पेक्ट्रा विच आर ऑब्टेन इन विजिबल रीजन विच कैन बी सीन विथ अवर नेकेड आइज। अगर इनविजिबल रीजन में मिल रहा है तो वो हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। चलिए, इसको अब समझाना है, ठीक है। मैं जो बोलूँ वही आपको लिखना है, सब कुछ यहाँ पे लिखा है वो नहीं लिखना है। इतना, ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया। चलिए, डायग्राम ड्रॉ करिए। अब उसके नीचे, जस्ट डायग्राम के नीचे, आपको ये जो पूरा पैराग्राफ आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वो आपको लिखना है कि कैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लिया जाता है। ये पूरा पैराग्राफ आपको मेथड समझा रहा है, ठीक है। तो कुछ लाइनें हमें विजिबल रीजन में मिलती है, कुछ लाइनें विजिबल रीजन में नहीं मिलती। तो पहली बार इसका जो स्टडी किया वो है 1885
जे बामर ने। 5 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये स्टडी किया। एक है लाइमन, दूसरा है बामर, तीसरा है पाश्चन, चौथा है ब्रैकेट एंड फुन। कैसे याद रखना है मैं बाद में आपको बताता हूँ। तो आपको अलग अलग रीजन में लाइन देखने को मिलेगी। उसमें रीजन 3 होंगे जिसमें एक दिखाई देगा, बाकी हमको नहीं दिखाई देगा। कैसे ये स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा, व्हेन वी एनालाइज देन वी गेट द लाइंस इन हाउ मेनी रीजन, 3 रीजन। फर्स्ट रीजन इज अल्ट्रावायोलेट जो हमें दिखाई नहीं देगा। सेकंड वन इज द इंफ्रारेड जो हमें नहीं दिखाई देगा। लेकिन एक रीजन जो है विजिबल रीजन, दैट वी कैन सी विथ अवर नेकेड आइज। तो इसका पहले स्टडी किया है बामर ने इन 1885। ठीक है। और उसने बोला कि ये जो मुझे लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन कुछ वेवलेंथ के साथ रिलेटेड है। जो हाइड्रोजन लाइट इमिट करता है उसकी वेवलेंथ के साथ इमिटेड है। और उसने एक डायरेक्ट इक्वेशन दिया जो आपको डेरिवेशन नहीं करना है। ठीक है, वो इक्वेशन आप इसके नीचे लिखना है। ठीक है, सिंपल रिलेशनशिप उसने दिया। क्या रिलेशनशिप दिया? जो लाइन और वेवलेंथ, उसने जो सीरीज ऑब्जर्व की, उसने जितना एनालाइज किया, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का स्टडी करके ये फॉर्मूला आगे काम आने वाला है। तो जरा लिख लीजिएगा। ठीक है, 1/λ ये है वेव नंबर। वेव नंबर और ये लाइन के बारे में, ये अब ये 2 क्या है, ये n क्या है, वो बाद में पता चल जाएगा। ठीक है, अब पहले ये इसके नीचे फॉर्मूला लिख लो। 1/λ इज इक्वल टू न्यू बार। ये यूनिट यहाँ से निकाल के यहाँ पीछे लिख लेना। ये पूरा यूनिट होगा सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, न्यू बार इज कॉल्ड वेव नंबर। कितने, और ये डिजिट आपको याद रखनी है सिस्टमेटिकली। आप ऐसे याद रख सकते हो 10, उसके पीछे 9। ठीक है, पीछे चले जाओ एक नंबर, 10 9, बाद में 6 7 7 सीक्वेंस में, 10 9 6 7 7, कहीं पे डेसिमल पॉइंट नहीं है। ये बामर का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का वेव नंबर फाइंड करने का फॉर्मूला है। इसमें सिर्फ मैं n के बारे में अभी सस्पेंस रख रहा हूँ। तो बाकी आपको 1/λ इज इक्वल टू न्यू बार तो पता है। उसके नीचे ये पैराग्राफ आपको लिखना है। ठीक है, अब देखिए बामर ने जो सीरीज दी, उसने तो जो देखा, मतलब कि उसने जो काम किया वो विजिबल रीजन में काम किया। ठीक है, उसके बाद आए पास्चन, ब्रैकेट, फुंड। उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है विजिबल में, इसमें कुछ लाइन ऐसी है जो इनविजिबल है। ठीक है, तो इसके बाद आप देखिए ये पूरा पैराग्राफ। सुन आफ्टर अ सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन इन डिफरेंट रीजन वेर डिस्कवर्ड। Okay, and these different lines are discovered by different scientists, and the series are given in the memory of that scientist. And these series are Lyman series, Balmer series, पाश्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड फूंड सीरीज। ठीक है, तो जो लाइमन सीरीज है वो हमें अल्ट्रावायोलेट रीजन में दिख रही है। बामर सीरीज मैंने पहले बोला कि वो विजिबल रीजन में दिख रही है। और बाकी की 3 सीरीज जो है ना, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट एंड फुंड। ठीक है, तो ये जो है वो हमें बाकी की 3 सीरीज इंफ्रारेड रीजन में दिख रही है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, यू वी आई। यू मतलब आप, वी मतलब वी आर ऑल, एंड आई मीन्स मैं अकेला। मतलब कि पहली जो है वो यूवी में, दूसरी जो है वो विजिबल में, और तीसरी जो लाइन है 3, बाकी की 3 सीरीज। अभी मुझे सीरीज समझा नहीं है ये क्वेश्चन, अभी तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का हम इवोल्यूशन कर रहे हैं कि ये उसमें था क्या। पहले तो सिंपल दिखता था कि कुछ नहीं है, लाइन है। अब देखिए कितना निकला है इसमें। ठीक है, इतना पूरा हो जाए उसके बाद मैं आगे आपको डायरेक्ट करूंगा। सी दिस डायग्राम आपको ड्रॉ नहीं करना, दिस डायग्राम यू डोंट हैव टू ड्रॉ। ओके, सिर्फ मुझे समझाने के लिए आपको दिखाना है ये डायग्राम। ये देखिए, सिर्फ बामर ने ये विजिबल देखा, बाकी जो लाइमन ने अल्ट्रावायोलेट रीजन में ये कुछ लाइनें देखी, ब्रैकेट ने देखी, पाश्चन ने देखी, फुंड ने देखी। ठीक है, सो ऑल दीज लाइन्स
आर देयर इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लेकिन हम उसको विजुलाइज नहीं कर पाते हैं। सिर्फ आपके नॉलेज के लिए दिखा रहा हूँ कि ऐसे लाइन थी उसमें, ये डायग्राम आपको ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, आपको क्वेश्चन रहेगा कि वो लाइन कैसे दिखाई दी, कैसे दिखाई दी। तो ऐसे ये जो सिर्फ हमें वो दिखाई कलरफुल दिखाई देती है जो विजिबल रीजन में है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको थोड़ा ये स्पेक्ट्रम के बारे में बता रहा हूँ, लाइन के बारे में। जब आपने हाइड्रोजन अंदर भरा तो कुछ हाइड्रोजन थे, वो कुछ ऐसे एक्साइटेड थे, कुछ ज़्यादा एक्साइटेड थे, कुछ कम एक्साइटेड थे। तो ये जो मैं राउंड राउंड है वो सब ऑर्बिट है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन, आपको पता है हाइड्रोजन का सिंबल है H, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिए कोई हाइड्रोजन में ग्राउंड स्टेट में, मतलब कि पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन था, तो वो एक्साइट होके सीधा जंप लगा के सिक्स्थ में जा सकता था, या तो वो जंप लगा के यहाँ पे आ सकता था, यहाँ तो ऐसे आ सकता था थर्ड पे, यहाँ तो ऐसे आ सकता था यहाँ पे, ठीक है, ग्राउंड स्टेट से, और ये ऐसे आ सकता था, ठीक है। अगर मानो कि वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सेकंड सेल में प्रेजेंट होता तो कितने पॉसिबल उनके जंप लगते, वो लास्ट स्टेज में भी जंप लगा के, जैसे होता है ना कोई लड़का 10 रोटी खा जाता है, कोई 8 खा जाता है, तो हम पॉसिबल देखते हैं। और ये पूरा थियोरिटिकल है, ये यहाँ तक जंप लगा सकता था, ये यहाँ तक भी जंप लगा सकता था। और मैंने बोला है कि जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जंप लगा के आगे जाएगा वो अपने घर वापस आएगा ही आएगा, and it will come back to its original place by emitting energy। अभी तो ट्यूब में क्या हुआ था वो मैं बता रहा हूँ, ये डायग्राम आपको ड्रॉ नहीं करना है। ट्यूब में क्या हुआ था कि कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में था, तो उसके शायद कम एनर्जी लेके दूसरी सेल में चला गया होगा, तीसरे सेल में चला गया होगा, चौथे सेल में, पांचवें छठे सेल में। मानो कि कोई हाइड्रोजन ऐसा था कि जिसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट था, ये तीसरे सेल में, तो उसका जंप यहाँ लगा होगा, ये दूसरा ऐसे जंप लगा होगा, तीसरा ऐसे जंप लगा होगा। ये तीनों पॉसिबिलिटी है, ये तीनों वापस आएंगे, ठीक है। अब मानो कि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये तीसरा है, तो मानो कि यहाँ चौथे सेल में प्रेजेंट होगा, तो ये यहाँ पे जंप लगा सकता था और यहाँ भी जंप लगा सकता था। दो पॉसिबल जंप होते थे उसके, ठीक है। जिसकी जितनी एनर्जी, हाइड्रोजन तो हमने गैस भरे तो हाइड्रोजन एक मोलेक्यूल तो नहीं होगा, लाखों मोलेक्यूल होंगे, क्या हुआ होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेज में एक ऑर्बिट में से दूसरे ऑर्बिट में गए, वो फाइनल है, ठीक है। ऐसा कुछ हाइड्रोजन एटम में हुआ होगा। अब ये जब वापस आएंगे ना साहब, तो वो एनर्जी इमिट करेंगे, और वही एनर्जी जो इमिट करेंगे, ये सब जो गए हैं वो सब वापस आएंगे। कैसे आएंगे देखते हैं, इसका रिवर्स डायग्राम, ठीक है। रिवर्स डायग्राम, अभी तो ये ट्यूब में क्या हुआ ये दिखा रहा हूं मैं। अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन दूसरा डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं, वो आपको कंपलसरी ड्रॉ करना है, ठीक है। ये तो सिर्फ मैं पहले वाली बात बता रहा हूँ। अब ये सभी इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे, कैसे आएंगे देखते हैं। ये देखिए 4 सीरीज तो मैंने, ये सब लाइन के फॉर्म में मिल रही है, ये जो जंप है ना वो लाइन के फॉर्म में मिल रहे हैं हमें, और ये सब थियोरिटिकल फिजिक्स है, ठीक है। दिमाग से समझाया हुआ है, इसका कोई प्रैक्टिकल एविडेंस, सिर्फ लाइन तक हम प्रैक्टिकल जाएंगे। अब ये एक्सप्लेन कर रहे हैं वो अपने दिमाग से कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, वो स्पेक्ट्रा हमें लाइनें किस बात की मिल रही है। जो पहली ऑर्बिट में था, अब जरा ध्यान से देखिएगा, पहली ऑर्बिट में था और 6 में चला गया, वो वापस आएगा पहली में। 5वीं में गया था तो वापस आएगा पहली में। और ये भी थर्ड फोर्थ में था तो वापस आएगा फर्स्ट में। ये वापस आएगा फर्स्ट में, ये वापस आएगा फर्स्ट में, जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन थे। तो ये जो लाइनें मिल रही है, कितने 5 लाइनें मिल रही है, ठीक है। अब देखिए कि अगर दूसरे में था, यहाँ पे था और वो जंप लगा के गया, तो ये ऐसे वापस आएगा। सेकंड अपनी अपनी जो ग्राउंड स्टेट थी, अगर सेकंड लास्ट में गया था तो वापस आएगा,
वहाँ पे। और उसी टाइम पे मैं इसका एनिमेशन भी दिखाऊंगा आप, लेकिन ये और ऐसे वापस आएगा। 4 पॉसिबल हमें एनर्जी मिलेगी। अब देखिए उसके आगे वाली में था तो क्या होगा, तीसरी में तो ऐसे वापस आएगा, एनर्जी रिप्लेस करके ऐसे वापस आएगा, ऐसे वापस आएगा, 3 लाइन। ठीक है, तो अब आप बाकी का कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, पहले मैंने दिखा दिया कि अगर पहले सेल में, ये न्यूक्लियस है प्लस वाला, पहले सेल में था तो सब इलेक्ट्रॉन जो जंप लगा के पहले सेल में से सेकंड में गए, थर्ड में गए, ये जो सेल्स है सब आप बोहर मॉडल में पढ़ते हो ना, सेल KLMNO, ये 1 2 3 4, नहीं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 5 और 6 ड्रॉ करना। ठीक है, अब जो आएगा वो कैसे आएगा, ये यहाँ पे था, यहाँ पे तीसरा में, ये चौथे में होगा तो ये कितने जंप लगेंगे, ये देखिए 1 और 2। ठीक है, जहां से वो गया, मैं सपोज कर लेता हूँ आइदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फर्स्ट सेल इन ग्राउंड स्टेट और सेकंड सेल जब वो एक्साइटेड नहीं था, और इन थर्ड सेल और इन फोर्थ सेल और इन फिफ्थ सेल और इन सिक्स सेल, लेकिन वो जब वापस आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, पहले मैंने बोला कि पहले मैंने क्या बोला कि जंप लगा के वो गया, अब वापस आया। ठीक है, ऑल आर दिस लाइंस आर ऑब्टेन इन स्पेक्ट्रम। ठीक है, डायग्राम बुक में है नहीं, अब ये थोड़ा सिस्टमेटिकली ड्रॉ कर लेना। ठीक है, अब इसके ऊपर मुझे एक एनिमेशन दिखाना है ताकि आपको पता चले कि वो वापस कैसे आया। ठीक है, वो देखिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए निकाल रहा हूं मैं, ये पहली ऑर्बिट में वापस, ये सेकंड ऑर्बिट में वापस, ये ग्रीन लाइन थर्ड ऑर्बिट में वापस, ये फोर्थ ऑर्बिट में वापस। ठीक है, ऐसे एक आएगा जब ऐसे फिफ्थ में वापस, वहाँ एक ही लाइन आएगी। ठीक है, चलिए ये वापस आ गए इलेक्ट्रॉन। अब यही तो हमें पर्पल, ये सब मिला के तो पर्पल कलर की लाइट मिल रही है, ऐसा हुआ होगा। ठीक है, ये एक एजम्पशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे जो दिखाना है वो स्पेक्ट्रल लाइन कैसे हमें मिली वो दिखाना है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। जो देखिए ये दिखा रहा है नील्स बोहर, बोहर नहीं बोला, लेकिन हम बाद में इसको पढ़ेंगे, अभी तो हम इवैल्यूएट कर रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को, कि जो इलेक्ट्रॉन ऊपर एक्साइटेड गया दूसरे सेल में वो वापस आएगा ही आएगा रिटर्न, और तब वो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। देखिए ये डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, देखिए बस यही डायग्राम, अगर आपने आपने उसमें ठीक से नहीं देखा तो यही डायग्राम मुझे ड्रॉ करना है। चलिए मैं समझा देता हूँ आप लोगों को कि ये देखिए, पहले सेल में था इलेक्ट्रॉन तो वापस आ गया, वो तो था पहले एक्साइटेड स्टेट में गया। ये येलो कलर की लाइमेन सीरीज की लाइनें मिल रही है, बामर सीरीज की, पास्चन की, ब्रैकेट की, फुन की, और ये N1 2 3 4 5 6 7 जो है वो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। वो मैं उसमें सिस्टमेटिक ड्रॉ नहीं कर पा रहा था, ये देखिए कितना सिस्टमेटिक है। ठीक है, और ये जो अंदर है आप सिर्फ प्लस लिखिएगा, नहीं वो न्यूक्लियस है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये सब लाइन है, इलेक्ट्रॉन जब वापस आता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है और उस एनर्जी की हमें लाइन मिलती है। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लाइमेन सीरीज, देखिए ये आया अपने घर वापस, ये इसने एनर्जी रिलीज की, ये आया अपने घर वापस, एनर्जी रिलीज की, आया अपने घर वापस, एनर्जी रिलीज की। ये पहले सेल में था, उस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। हर एक हाइड्रोजन में कंडीशन अलग हो सकती है ना। देखिए लाइन मिल गई, देखिए लाइन मिल गई। ये लाइमन का जो है वो ग्राउंड स्टेट वाली बात है। अब चलिए इलेक्ट्रॉन पहले प्रेजेंट था दूसरे सेल में, वापस आया, वापस अपने घर आया, तीसरा आ गया देखिए, चौथा ये आया। जब आएगा तो जिसने वो खाया हो वो वापस करेगा, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइन है। चलिए बामर सीरीज कंप्लीट हो गई। पास्चन में भी वही, ये पहले इस सेल में प्रेजेंट था, कौन सा सेल है, ये तीसरा, यस, देखिए आ गया वापस। सुबह का फूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे फूला नहीं कहते। देखिए ये हमें पास्चन सीरीज मिल गई।
ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट, ये उसका घर ये था, कौन से नंबर की लाइन थी उसका घर, 1 2 3 4 नंबर की, यस। अब ये फुंड लास्ट वन आ गया वापस। यही साहब लाइन है, बस ये समझाना था मुझे। अब आप लोगों को एक टेबल तैयार करना है, वो टेबल मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। हाँ, अब आपको ये टेबल जो है वो ड्रॉ करना है। वो 5 सीरीज जो हुई उसमें लाइमेन जो है मेरे प्यारे बच्चों, लाइमेन का ग्राउंड स्टेट मतलब कि पहली पोजीशन थी ऑर्बिट नंबर 1, बामर की पहली पोजीशन थी 2, पास्चन की पहली पोजीशन थी 3। तो N1 मतलब कि वो कौन से घर में रहता था, ठीक है। अब ये देखिए उसका रीजन है, लाइमन का अल्ट्रावायोलेट, बामर का विजिबल, पास्चन ब्रैकेट और फून का इंफ्रारेड में मिल रहा है। अब N2 तो कहीं भी जंप हो सकता है, अगर पहले से 2 3 4 5 6 7 जितनी एनर्जी उतना जंप लगा के जाए और फिर वापस आएगा। ये सेकंड में था तो सेकंड में तो था, तो 2 3 फाइनल कहाँ जा सकता है, 2 3 सॉरी 3 4 5 6 7 इन्फिनिटी जा सकता है जितनी एनर्जी। अब पास्चन में कहाँ था, थर्ड सेल में था, तो 4 5 6 7 n+1 वो सेम में नहीं रहेगा एक्साइटेड स्टेट में। ब्रैकेट में वो इलेक्ट्रॉन जाएगा 5 6 7 8, फुंड में जाएगा 6 7 8 9 10 11 लाइक दैट। हम इतना सेल तो ड्रॉ नहीं करते, मैक्सिमम बुक में हम 6 7 सेल ड्रॉ कर पाते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें लाइन मिल रही है। तो ये पूरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का अब इवोल्यूशन, इतनी सीरीज हमें मिल रही है। अब इस सीरीज में ये तो सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5। लाइमेन बामर पास्चन ब्रैकेट को याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो, लाई बापा ब्रांडेड पेंट, लाई बापा ब्रांडेड पेंट। और अगर गुजराती में आप याद रखना चाहते हो तो लाल बहादुर शास्त्रीए पाकिस्तान में बॉम्ब फोड़ियो। लाल, ये क्या लिख रहा हूँ मैं, बहु लिख रहा हूँ, लाल बहादुर शास्त्री, ये शास्त्री का नाम सुना है ना, लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। ला मतलब लाइमैन, बहादुर मतलब बामर, ठीक है। शास्त्री याद नहीं रखना है, शास्त्री तो उसकी सरनेम थी, शास्त्री है। पाकिस्तान में बॉम्ब फोड़ियो, पाकिस्तान मतलब पाश्चन, बॉम्ब मतलब ब्रैकेट, फोड़ियो मतलब फुंड ना। आपको जो अच्छा लगता है वो, लाई बापा ब्रांडेड पेंट, लाइमेन बामर पाश्चन ब्रैकेट फुंड, UVI अल्ट्रावायलेट विजिबल इंफ्रारेड, 1 2 3 4 5 और N2 आपके हिसाब से। ये टेबल भी आपको बहुत काम आने वाला है न्यूमेरिकल में। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। वो जो इक्वेशन हमने लिखा था वो सिर्फ हमने हाइड्रोजन के लिए लिखा था, लेकिन अब वही इक्वेशन आपको पहले नोट करना है फॉर ऑल एटम्स, कोई भी एटम हो, फॉर ऑल एटम्स मतलब कि हाइड्रोजन हो हीलियम हो सबके लिए। यहाँ एक ऐड कर देना Z², और जो वो कांस्टेंट था ना हमारा उसकी जगह पे R लिख लेना। ये रिडबर्ग कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 10 9 6 7 7 है, वो आपको पता है, ठीक है। सिर्फ ऐड करना है Z², तो ये सभी एटम के लिए काम में आ सकता है। अब आप लाइन की, अब ये भी मैं समझा दूं कि N1 अगर आप 1 लेते हो तो वो कौन सी सीरीज के लिए काम करोगे आप, लाइमेन। 2 लेते हो N1 तो बामर, 3 लेते हो तो पास्चन। अब N2 तो कोई भी हो सकता है, ठीक है, इन्फिनिटी तक। N1 आपका कौन सा, उसके हिसाब से आपको सीरीज का पता चल जाएगा अब, ठीक है ना। चलिए ये फॉर्मूला आप नोट कर लो। तो अभी अभी मेरे प्यारे बच्चों जो हम लोगों ने टेबुलर फॉर्म में लिखा लाइमेन बामर पास्चन ब्रैकेट फुंड सीरीज के बारे में, और हम लोगों ने सर्कुलर फॉर्म में भी मैंने एक एक्स्ट्रा डायग्राम आपसे ड्रॉ करवाया, लेकिन वो हमारी बुक में नहीं है। तो वो अगर हम सिंपल ज्योमेट्रिक फॉर्म में ड्रॉ करना चाहते हैं तो ये जो है हमारा n=1 सेल, ये n=1 पहला सेल, ये दूसरा सेल जो राउंड में हमने ड्रॉ किया था वो पांचवा। ऐसे आप n=इंफिनिटी तक जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8
से आपको चालू करना है, ठीक है। आप कहीं से भी कर सकते हो, इन्फिनिटी तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। इज इट क्लियर? तो अगर अगर कहीं पे भी गया, ये सब एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है, ये मैं लाइन कर रहा हूँ, वो लाइन में, लेकिन आएगा अपने घर वापस, देखिए सब फर्स्ट में, और सब ने अलग अलग एनर्जी रिलीज की होगी यहाँ से। सेम बामर का घर क्या है, सेकंड सेल, और गए यहाँ तक मैक्सिमम, सब वापस आएंगे, ठीक है। ये विजिबल रीजन में मिलेगा। ये पास्चन का जो ग्राउंड स्टेट है, घर मतलब कि ग्राउंड स्टेट, वो यहाँ रह रहा था, क्योंकि सुबह से हम निकलेंगे घर से तो वापस घर ही आएंगे, ठीक है। कुछ एनर्जी लेके आएंगे, कुछ एनर्जी बाहर छोड़ के आएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप ये डायग्राम भी ड्रॉ कर लेना। ये डायग्राम आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन समझाता है सीधी लाइन में। जो हम सर्कुलर में शेल ड्रॉ करते हैं, ऑर्बिट ड्रॉ करके समझाते हैं, उसी का ही रिप्रेजेंट है। इसको ड्रॉ कर लो। ये सिर्फ और सिर्फ जनरल ये जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। कर लिया ड्रॉ, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे सब इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, देखिए अब एक इलेक्ट्रॉन वाला स्पेक्ट्रा हमने पढ़ा। अगर हम 2-3 इलेक्ट्रॉन वाला पढ़ते तो लिथियम का 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर सोडियम में देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है, सोडियम 19 एटॉमिक नंबर, तो कितना कंफ्यूज होता, तो कंफ्यूजन क्रिएट होता। लेकिन बाद में ये कोई स्पेक्ट्रा, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, सिर्फ हाइड्रोजन से बाकी का चैप्टर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब यहाँ यहाँ तक जो मैंने डिस्कशन की, सब प्रैक्टिकल डेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे ख़त्म हो जाता है। अब जो आएगा वो थियोरिटिकल केमिस्ट्री आएगा। किसने क्या बोला वो हमें एक्सेप्ट करना है। अपना दिल बड़ा रखिएगा, जो मैं बोलता हूँ वो आपको एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। अब बोहर आएगा, बोहर ये पूरा स्टडी करेगा और अपनी पोस्टुलेट देगा, ठीक है। और कोई पोस्टुलेट ऐसा लगेगा कि सर ऐसा हो सकता है, हाँ उसने बोला है, और सब प्रैक्टिकल डेटा मैच हो रहे हैं। आज की डेट में हम केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो एटम की पढ़ रहे हैं वो सब हम समझा पा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बोहर की पोस्टुलेट में कुछ छोड़ के एक दो लिमिटेशंस है उनकी, 2-3 लिमिटेशंस। इसके बाद हम मॉडर्न मॉडल पे आएंगे, और मॉडर्न मॉडल पे ही हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। मैंने पहले बोला था कि हमको 4 मॉडल पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन का सिर्फ स्पेक्ट्रा समझाया, अब बोहर की एंट्री होगी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल। वो कोई मॉडल नहीं है, ऐसे ही ड्रॉ किया है जैसे रुथरफोर्ड ने ड्रॉ किया था, लेकिन आपको उसमें उसकी हाइपोथेसिस डालनी है कि इलेक्ट्रॉन क्यों न्यूक्लियस में नहीं गिर रहा है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी, अब इसमें ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मिल रहा है तो कुछ ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।